चलो जी। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले अपना करंट अफेयर्स फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और इसको एक्सटेंसिवली करने वाले हैं। कोई ये ना बोले कि इसमें डेटा इतना याद कैसे करेंगे। पहली बात, मत करो, ठीक है। एक्सटेंसिवली मतलब एक्सटेंसिवली। लास्ट जो भी प्रीलिम्स हुआ है, देखा किसी ने? एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स में कवर कर लिया भाई उसी से सब कुछ आ जाएगा, नहीं। थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करने वाले, एंड साथ के साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तो चलो पहला दिन है, कल से सब लोग A4 शीट्स लेके आया करेंगे लूज, और जो यहाँ पे नोट्स बनेंगे आपके वो रफ नोट्स हैं, उसको बाद घर जाके आपने फाइनल करना है उसका, ठीक है जी। कारण बता दूंगा कैसे, मैं सब क्यों बोल रहा हूँ पता लग जाएगा। पहली स्लाइड डिस्कस करते हैं सबसे पहले। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड मॉनसून वेरिएबिलिटी थ्रेटन्स बे ऑफ बंगाल्स मरीन लाइफ। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो उसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है? बे ऑफ बंगाल के साथ, सही बात है जी। तो उसी के रिगार्डिंग एक स्टडी आई है, जर्नल नेचर में पब्लिश हो रखी है, अपने आप में क्रेडिबल सोर्स है। वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने डेटा एनालाइज किया, सिर्फ आज का नहीं, पिछले लेट्स से कुछ हजार सालों का भी डेटा एनालाइज किया, और ये उन्होंने डिसीजन निकाला, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यार जब जब आपका मॉनसून चाहे वीक है चाहे स्ट्रांग है, वो बे ऑफ बंगाल को इंपैक्ट कर रहा है, उसकी मरीन लाइफ इकोसिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है। जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए फूड अवेलेबल होता है वो 50% से ड्रॉप कर जाता है। दैट्स व्हाट दिस डेटा सेज। अब ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नहीं? पक्की बात है, पक्की बात है। अब सोचो यार, मेंस में क्वेश्चन आना चाहिए, इससे नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा? आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है ये भी तो सोचना पड़ेगा फिर हमें। अगर हम मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो उसके लिए हम कुछ इसकी थीम्स कवर करना शुरू करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का लेट्स से इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट लेट्स से ऑन टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट मरीन इकोसिस्टम पे क्या हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारी वो वाली थीम है जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, थर्ड थीम, कि इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन इकोसिस्टम। और इसलिए मैंने बोला कि हम सब ने लूज शीट्स पे नोट्स बनाने हैं। अब ये पूरा लंबा चलने वाला अपना सेशन, तो ठीक है, महीना चल सकता है। 5 दिन बाद दोबारा इस पे कोई न्यूज आ गई तो वैसे तो नहीं करोगे आप, आज आपने एक पेज पे लिख लिया, फिर 5 दिन बाद छठे सातवें आठवें नंबर पे लिखा हुआ, तो कभी स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं बन पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड नोट्स आप खुद बनाने हैं, और ये मेहनत का काम है एक्चुअल में। बार बार टेंडेंसी आपकी यही रहेगी कि छोड़ दो इसको यार, याद कर लेंगे। याद कर लोगे, एग्जाम में अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम में तभी अप्लाई होगा जब आपने नोट्स उसके वैसे बनाए हुए हैं, वैसे याद करना है। क्लियर है जी? तो आज हम एक थीम कवर करने वाले हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन इकोसिस्टम। क्लियर है जी? इसी पे चर्चा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जर्नल नेचर ये बोलता है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कभी आप देखोगे प्रोलॉन्ग ड्रॉट चलना शुरू हो जाएंगे, फिर बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो सेम वेरिएबिलिटी मॉनसून के केस में भी देखने को मिलती है। मॉनसून वीक पड़ रहा है, फिर सुपर स्ट्रांग हो रहा है। तो दोनों केस यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। जब लेट्स से मॉनसून की विंड्स वीक पड़ चुकी हैं,
तब वो कैसे मरीन इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है उसको देखते हैं पहले। इतना हम जानते हैं कि लेट्स से ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है और मॉनसून ने ऐसे एंटर करना है फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इतना सही है? सही है जी। और अपने आप में हम बात करते हैं कि यार जब मॉनसून एंटर करता है तो बड़ी तेज हवाएं आती हैं। आती हैं? आती हैं यार, आती हैं। ठीक है, तो बताओ यार, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक ठाक वेलोसिटी के साथ हवा चल रही है, तो क्या वो अपना इम्पैक्ट नीचे जो वाटर है उस पर करने वाली है? क्या अपने साथ वो वाटर को भी पुश करेगी? सिंपल है यार। जब वो पुश करेगी तो क्या, जरा बताना मेरे को, फ्रॉम डीप वाटर क्या न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ सकते हैं? क्या अपवेलिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अपवेलिंग का केस क्या बनाएगा यहाँ पे? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बनने वाली है, क्योंकि एनरिचमेंट होने वाली है। ठीक है, वही न्यूट्रिएंट्स किसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे? फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, जो सबसे छोटे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं, जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने वाले। उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को बाद में जू प्लैंक्टन कंज्यूम करेंगे, उन्हीं जू प्लैंक्टन्स को बाद में फिशरीज कंज्यूम करने पाएंगे। तो पूरा मरीन इकोसिस्टम चल रहा है उस चीज में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है जी, साथ साथ अपने साथ वो पानी को भी पुश कर रही है। तो नीचे से अब उस पानी जो पुश हो चुका था उसको भरने के लिए नीचे से पानी आना शुरू हो चुका है। जो नीचे से पानी आ रहा है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ इनरिच्ड है। क्लियर है? उसकी वजह से क्या होगा, टॉप लेयर में अच्छी खासी मरीन बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश करने वाली है, इकोसिस्टम की ग्रोथ होने वाली है। नॉर्मल केस है मॉनसून का। अब मान लो यार वीक मानसून के केस में क्या होने वाला है, ये जो विंड्स हैं उतनी तेज नहीं चल रही। अगर विंड्स उतनी तेज नहीं चल रही तो जो लेयर नीचे वाली थी पानी को, क्या उसको पुश कर पाएंगी? वो नहीं कर पाएंगी। अगर वो पुश नहीं होगा तो नीचे से उसको भरने के लिए पानी भी नहीं आएगा ऊपर। अगर वो ऊपर नहीं आएगा तो उसके साथ जो जुड़े हुए न्यूट्रिएंट्स थे वो भी ऊपर नहीं आने वाले। तो अब जो टॉप लेयर पे जो आपकी लेट्स से बायोडाइवर्सिटी है, क्या वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी? क्यों? क्योंकि उनके केस में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। ये केस बन रहा है वीक मॉनसून का। कोई केस बता सकते हो एग्जांपल कि वीक मॉनसून कब होता है? एल नीनो। लिखते रहो लिखते जाओ, आपके सारे रफ नोट्स हैं, बाद में अपने घर जाके कवर करना है इसको। एल नीनो का केस, जब ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ चुके हैं और इंडिया के केस में साउथ वेस्ट मॉनसून वीक पड़ चुका है। फिर वो केस मानो कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून सुपर स्ट्रांग हो चुका है यार, अब बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, खूब बरसात हो रही है। अब बताना जरा, बे ऑफ बंगाल वाली साइड यहाँ पे क्या बहुत सारी रिवर्स ड्रेन होती हैं यहाँ पे? बिल्कुल यार, मेजर रिवर्स ड्रेन होती हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देन महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मेजर रिवर्स ड्रेन हो रही है। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भी साउथ वेस्ट मानसून तो इस एरिया में भी बहुत ज्यादा बरसात करने वाला है। आप सोचो कि बहुत ज्यादा बरसात हुई और बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर ऊपर वाली लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। एक चीज हमेशा याद रखना, वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता अगर अलग अलग डेंसिटी का है। अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो पानी मिक्स नहीं होगा। अगर हॉट वाटर ऊपर है, नीचे कोल्ड वाटर है, तो पानी मिक्स नहीं होगा। टेम्परेचर एक्सचेंज होता है जी, पानी मिक्स नहीं होगा। पानी मिक्स तभी होगा जब सिमिलर डेंसिटी वाला होने वाला है। तो अब क्या हुआ है, बरसात बहुत ज्यादा हुई है, फ्रेश वाटर भी आ चुका है। टॉप लेयर जो होगी क्या वो लेस डेंस होने वाली है? क्योंकि फ्रेश वाटर वाली लेयर है वो, उसके नीचे सलाइन वाटर आ रहा है। क्या इनके बीच में मिक्सिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या नीचे से जो हायर डेंसिटी वाली लेयर है ऊपर आ सकती है? नहीं आ सकती साहब। ए भारी है थल्ले वाली, इन्हें थल्ले ही रहना, उत्ते वाली ने हल्की उत्ते ही रहना। तो क्या अब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो नॉर्मल केस ही फेवरेबल होने वाला है। चाहे वीक कर दो वो भी दिक्कत करने वाला है, स्ट्रॉन्ग कर दो वो भी दिक्कत करने वाला है। क्लियर है जी? ये इस स्टडी में बोला गया। क्लियर? अब थोड़ी सी बे ऑफ बंगाल पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर एरिया वाइज देखोगे ग्लोबल ओशियंस के केस में तो 1% एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन 8% ग्लोबल फिशरी प्रोडक्शन इस एरिया से आती है। 8%। बे ऑफ बंगाल
From area perspective, it covers 1% of total area covered by global oceans and seas. But it adds 8% of global fisheries production या marine production, but it adds 8% of its share कर लो, of its share to global marine production. क्लियर है जी? ये बे ऑफ बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कल को कोई लेट्स से स्टडी अरेबियन सी पे कुछ कंडक्ट करें तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन याद रखना है ये पॉइंट है क्लाइमेट चेंज का और मरीन इकोसिस्टम के साथ। तो इन जनरल भी अगर बात करें, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी अगर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ, कि इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट मरीन इकोसिस्टम पे क्या हो सकता है? कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, सही बात है भाई, लिखते रहो, कोरल ब्लीचिंग। और ठीक है, सही बात है, यूट्रोफिकेशन सर क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो पोल्यूशन है। हाँ जी, राइज इन सी लेवल, सही बात है जी, राइज इन सी लेवल बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, राइज इन सी लेवल। तो एक काम करो, रुको, इसके 4 पॉइंट अच्छे से लिख लेते हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी। और जब आप आंसर लिख रहे हो मेंस का, तो इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने बैठना 2-2.5 लाइन में, 3 लाइन में, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे इंपैक्ट हो रही है। अब आपको मैंने सिंपल डेटा दे दिया है नेचर वाले जर्नल का, वो बोल रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चक्कर में या आपके जैसे जब मानसून वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, 50% तक आपकी जो मरीन फूड अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, अपने आप बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो रहा है। देन यहां पे हम एसिडिफिकेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे CO2 बढ़ता जा रहा है, और वही CO2 अब सी वाटर के साथ इंटरेक्ट करने वाला है। यहां पे सॉल्ट की फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैग्नीशियम होने वाला है, लेट्स से सल्फेट होने वाला है, NaCl होने वाला है, कार्बोनेट होने वाला है, कैल्शियम होने वाला है, सॉरी, राइट। तो वो सब चीजें होने वाली है। इसके अलावा जो CO2 यहाँ पे है मौजूद होगा, वो HCO3 या फिर CaCO3 की फॉर्म में होने वाला है। इसको आगे भी कवर करेंगे डिटेल में तब। जब ओशियन एसिडिफिकेशन होना शुरू होती है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, बाइकार्बोनेट आयंस की, कार्बोनेट आयंस कम होते हैं। इसको आगे करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ इतना छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है जी, धीरे 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 बाइकार्बोनेट आयंस की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और मरीन इकोसिस्टम के केस में जो शेल्स बनते हैं, चाहे कोरल्स के हो गए या ऑयस्टर का शेल हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, बाइकार्बोनेट का कोई रोल नहीं आता वहां। तो एसिडिफिकेशन अगेन दिक्कत कर रहा है वहां पे। फिर किसी ने बोला सी लेवल राइज के बारे में, बिल्कुल सही बात है जी। फिर जनरल वाली स्टडी में ही देखा हमने कि जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है वो खराब हो जाती है, राइट। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, न्यूट्रिएंट साइकिल वीक हो जाता है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो टेम्परेचर जो बढ़ता ही जा रहा है, यहां पे भी रोल प्ले कर रहा है। वाटर के केस में क्या होता है, जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है
उनकी टेम्परेचर झेलने की रेंज बड़ी कम है। मैमल्स के केस में हम 10 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हैं, 40 में भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, उनकी वो रेंज बहुत कम है। तो उसकी वजह से भी अगेन प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ रही, सब कुछ आ रहा है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, राइट। अब ये कुछ पॉइंट्स बन चुके हैं आपके, अगली बार फिर कुछ कवर करेंगे, 3-4 पॉइंट और बना देंगे आप। क्लियर है जी, डन, चले, चलो नेक्स्ट। कोई डाउट हो किसी को? चलिए, सिक्योर। अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेंस वाला पार्ट भी देख लेते हैं। सिक्योर, प्रोजेक्ट सिक्योर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके। प्रोजेक्ट सिक्योर, प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है सितंबर अक्टूबर में जब भी होगा कि सिक्योर प्रोजेक्ट क्या है, किसके साथ लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके इंप्लीमेंट कर रही है जी इसको, ठीक। अब आपका होमवर्क है यूनाइटेड किंगडम के अराउंड अगर कोई वाटर बॉडीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या हैं वो याद होने चाहिए, आपका होमवर्क है। क्लियर है? यूके के साउथ में एक इंग्लिश चैनल पास कर रही है, वहां पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आइडिया इज टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सी वाटर। आइडिया इज टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी वाटर। कुछ दिमाग दौड़ा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे, साहब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही है, कार्बन को स्क्वीज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। लेकिन जो हम आज तक पढ़ के आए हैं वो हम देखते हैं कि यार एयर से आप कार्बन कैप्चर कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में अलग बात क्या है कि हम वाटर से कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर। एयर के केस में कैसे करते हैं, मान लो कोई चिमनी है जिससे फ्लू गैस बाहर आ रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, बिल्कुल होगी यार। कोई ना कोई आप उस पर केमिकल स्प्रे कर दोगे जिसके तहत वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बना लेगा और नीचे मान लो सेटल कर गया, वो बाकी फ्लू गैस बाहर निकल जाएगी। आपने इफेक्टिवली कार्बन को पकड़ना था, पकड़ लिया। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा इस बार, एक्टिवेटेड कार्बन से। एक्टिवेटेड कार्बन मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया आप लोगों ने, जो कार्बन था उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बना दिया नैनो स्केल पे आके। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस को या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अब्सॉर्ब कर सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है। ये आपका सारा पार्ट बन रहा है एयर बेस्ड कैप्चर। यहां पे द पॉइंट इज वाटर बेस्ड, इसको भी देख लेते हैं कैसे एक बार। क्लियर है? तो पहली बात तो ये होना चाहिए पता कि यूके कर रहा है इसको, यूके गवर्नमेंट फंड कर रही है। उसके बाद आइडिया इज टू कैप्चर CO2 फ्रॉम सी वाटर। इतनी जानकारी बहुत है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हो कैसे रही एक बार देख लो। यहां पे क्या हो रहा है जी, एसिडिफाइड वाटर से एसिडिफाइड वाटर को यूज किया जा रहा है फॉर कैप्चर ऑफ CO2। और पूरा जो फिनोमेना यहां पे काम कर रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस, कोई बताएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ठीक है जी, बेसिक केमिस्ट्री है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मान लो ये वाटर है, यहां पे एक बैटरी लगाने वाली, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप यहां पे एक एनोड लगाओगे एंड नेगेटिव के साथ
कैथोड, बहुत बढ़िया भाई। फिर एनोड के केस में क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाली है। यहां पे ऑक्सीडेशन होने वाली है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज किए जाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे कैथोड पे। अब लूज किससे किए जाएंगे, गेन कहां पे किए जाएंगे भाई, जो मीडियम है, पानी मीडियम है यहाँ पे, वाटर मीडियम है, एनोड के आसपास जो पानी है उसमें से इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किए जाएंगे इस मीडियम में। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने वाली है और यहां पे रिलीज किए जाएंगे कैथोड पे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है जो करंट कॉज करता है। तो आपने क्या किया, यहां पे एक बैटरी लगा दी, उसको पार करने के लिए लेट्स से सोलर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और ये सारा कुछ सी के पास हो रहा है, ठीक है जी। तो धीरे 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 आप उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया, तो यहां पे जो मीडियम है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। क्लियर है? तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि यहां पे इस मीडियम के अराउंड H पॉजिटिव आयंस ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे? बोलो भाई, बेसिक केमिस्ट्री है यार, इतना तो जानकारी रखा करो, ठीक है। ये वैसे भी पूछी जा सकती है कि कैथोड पे क्या हो रहा है, नोड पे क्या हो रहा है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में नहीं जा सकता क्योंकि हमने बाकी चीजें भी कवर करनी। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। अब पिछले स्लाइड पे मैंने बताया था कि जो कार्बन है आपके मरीन इकोसिस्टम में वो कार्बोनेट आयंस या फिर बाय कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में मौजूद है। तो देखिए जरा यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो कि यहाँ पे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, प्लस HCO3 नेगेटिव इसी फॉर्म में मौजूद है कार्बन, बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ पे आप देखोगे CO2 बन सकता है? बन सकता है भाई, प्लस H2O, ये लो, यानी कि एसिडिफाइड मीडियम था वहां पे। और वो एसिडिफाइड मीडियम बना कैसे, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। अब यहां से गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब इसको पकड़ लो, इसको कैप्चर कर लो, इसको कैप्चर कर लो। इसको कैप्चर कैसे किया जा सकता है, अब अगेन उस पर एक्टिवेटेड कार्बन भी आ सकता है भाई। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं यहां पे, कैड कोकोनट हस्क, कोकोनट का जो फाइबर होता है ऊपर वाला, उसको बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बर्न किया जाता है। उसका जो ऊपर वाला फाइबर वाला पार्ट होता है उसको, क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी ठीक ठाक है यार, उसको यूज किया जाएगा टू कैप्चर, हाँ जी, उसको यूज किया जाएगा टू कैप्चर CO2 फ्रॉम हियर। और अब सॉलिड फॉर्म में रख लेंगे अपने पास। तो आइडिया इसकी यार, आप एयर से भी कैप्चर करते हो CO2 को, तो वाटर से भी अब करना शुरू करो। वाटर में एयर के मुकाबले बहुत ज्यादा CO2 मौजूद है, कार्बन मौजूद है। अब हो क्या रहा है कि आपने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी शुरू कर दी। अब पानी क्या और कार्बन को स्टोर कर सकता है अपने पास? कर सकता है। तो वो साइकिल चलता रहेगा। अब जो ये एसिडिफाइड वाटर है, इसको थोड़ा सा आप न्यूट्रल करके दोबारा रिलीज कर दोगे या बेसिक करके दोबारा रिलीज कर, साइकिल चलता रहेगा। कोई डाउट हो जी किसी को? देखिए, कोकोनट का जो हस्क क्या होता है, आउटर पोर्शन होता है, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बर्न करो, पूरा बर्न नहीं करना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना उसको, ठीक है जी। क्या वो कार्बन की फॉर्म में आएगा? है तो अपने आप में कार्बन ही है, राइट। अब मैं ये भी बोल रहा हूं कि यार उसके ना सरफेस एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो कि फाइबर कैसा, किस कुछ ऐसा होता है, कितने सारे स्ट्रैंड्स हैं उसके, ये देखो कितना बड़ा सरफेस एरिया उसका, राइट। और वो भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, बिखरा हुआ है छोटा छोटा। तो जब मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, इससे समझा करो ये बात कि यार मान लो एक प्लेन बॉल हमने ली यहां पे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्मूथ इसका सरफेस है, ठीक है। इसके प्रपोर्शन में मैंने वो बॉल यहां पे ली
जहां पे लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर रखी है, जैसे बचपन में खेलते थे ना, कॉक की बॉल होती थी, थोड़े थोड़े से उसमें इंट्रेंचेस बने होते थे, तो जितने ज्यादा इंट्रेंचेस बने होंगे उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा यार। इसका तो प्रॉपर सरफेस फेयर था, लेकिन इसके केस में आप देखोगे ये पार्ट भी आ रहा है, ये भी पार्ट आ रहा है, ये भी पार्ट आ रहा है। तो इसको ना हम जनरली बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, जैसे मैंने एक्टिवेटेड कार्बन की बात की थी, तो आपको क्वेश्चन तभी पूछ लेना चाहिए था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज सरफेस एरिया। आपने नैनो स्केल पे जाके ऐसे ही इंट्रेंच सरफेस वहां पे बनाने की कोशिश की है, और उन सरफेसेस पे आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्रैचिंग भी कर रखी है, ताकि उसका पूरा सरफेस एरिया नेट जो आ रहा है वो बढ़ना शुरू हो जाए। जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है। कोहेसिव फोर्सेस होती है और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं दो अपने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स अपने साथ कैसे जुड़े हुए हैं। एडहेसिव होते हैं किसी दूसरे सरफेस के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो यहां पे आप जानबूझ के अपने एंड से सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो ताकि वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ स्टिक कर सके। क्लियर है जी। तो यहां पे आप इसकी हमने बात की थी, इसको कोकोनट हस्क की बात की थी कि रिलेटिवली आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको बर्न करने वाले हो, कार्बन की फॉर्म में आने वाला है, उसके बाद इस पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप एब्जॉर्ब कराओगे। ठीक है। अब चाहे पाउडरी फॉर्म में आ जाए लेकिन होगा तो सॉलिड ही ना। तो आपके पास जो पहले लिक्विड फॉर्म में कार्बन था बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, वो धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आया। अब उसी गैस को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा रहे हो, सॉलिड फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हो अपने पास। क्लियर है जी। कोई डाउट हो? पक्का? सही। चलो नेक्स्ट। Heavy rainfall and strong winds witnessed across Delhi region due to western disturbance। चल ही रही है, गर्मी लग ही नहीं रही, क्या लग रही है? कभी कभी लगती है, इतने में फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब जब गाड़ी धुलवाता हूँ तब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, इसी चक्कर में नुकसान हो रहा है मेरा तो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो डिस्कस करना है, इसीलिए तो डिस्कस करना है सर। सर इवन मॉनसून टाइम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। पंजाबी में बोले तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पश्चिमी गड़बड़ी डिस्टर्बेंस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रफली इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना लूं, हमारा वेस्ट कहाँ पे है? यही है। इतना की सोचना भाई, यहां से कुछ हवाएं आ रही हैं। ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कभी कभार बरसात करवा देती है, कभी कभार। जो विंटर्स के केस में बरसात होती है वो इसकी वजह से होती है, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में। ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून यहां से आ रहा है यार, ये साउथ वेस्ट ओरिएंटेशन है और ये वेस्ट से आ रही है, इतना याद रखो। तो होता क्या है जनरली, अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। होता क्या है जनरली जब हम बात करते हैं विंटर्स के केस में, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ना एक जेट स्ट्रीम रेस्ट कर रही होती है, यहां पे हायर इन एटमॉस्फेयर एक जेट स्ट्रीम चल रही होती है, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक ही बात है। और वो क्या करती है, यहां पे हाई प्रेशर रीजन बना के रखती है सारे में। क्लियर है जी। वही जेट स्ट्रीम कभी कभार इनको अपने साथ स्टीयर करके लेके आती है, विंड्स को, क्या हो तो मैं घुमा के लेके आते हैं वहां तक। और रास्ते में यही विंड्स जो आने वाली वाटर बॉडीज हैं, चाहे मेडिटेरेनियन सी हो गया या कैस्पियन सी हो गया या रेड सी हो गया, सर टू एन एक्सटेंट अरेबियन सी भी हो गया, सबसे मॉइस्चर उठा के लेके आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करती हैं।
विंटर्स में जो यहाँ पे बरसात हो रही है उसमें रोल प्ले करती करती है। तो आपके लिए स्टेटमेंट है, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई इंपैक्ट होता है, या हाउ डू द इंपैक्ट रबी कल्टीवेशन। रबी कल्टीवेशन कब होती है? विंटर्स। रबी क्रॉप का एग्जांपल वीट। तो उसके केस में बोला जाता है कि थोड़ी थोड़ी बरसात की जरूरत है, वो ये प्रोवाइड कर देती है। क्लियर है जी? अब अगेन एक स्टेटमेंट बन सकती है कि यार क्या ये सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में ही देखने को मिलती है? अब कॉमन सेंस तो यही बोलता है यार, क्योंकि समर्स के केस में ना तो ये जेट में यहाँ पे होने वाली है, वो ऊपर चली जाएगी, तो इनका यहाँ पे आना बनता नहीं है। यहाँ पे तो साउथ वेस्ट मानसून आएगा, लेकिन समर्स में भी होती है। तो जितनी अब तक हमारी प्री मानसूनल रेनफॉल हो रही थी यहाँ पे, उसके लिए कौन मौजूद है? और आज भी, कल भी हुई है जो, ठीक है, उसके लिए कौन मौजूद है या कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है। और 2023 का केस बताता हूं, जुलाई, 2 जुलाई के आसपास की डेट है। यहां से साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है पंजाब हरियाणा वाले एरिया पे, जुलाई का महीना तभी आने वाला है, और यहां पे मिल जाता है किसके साथ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, और 2-3 दिन लगातार बरसात होती है। पंजाब के केस में जब फ्लडिंग आए थे, ये कारण बना हुआ था। उत्तराखंड का जो डिजास्टर हुआ था 2015 के आसपास जून में, उसके केस में भी जो रिस्पॉन्सिबल थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही थी। ठीक है जी, कोई डाउट? विंटर्स में जो हमारे यहाँ पे बरसात होती है, हाँ हाँ जी, वही बता रहा हूँ सर कि कुछ केसेस में अब यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखो सिंपल बात है यार, जब हम मानसून पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं यार? ITCZ है ना, आपका शिफ्ट हो रहा है, यही बोलते हैं गर्मियों में, ITCZ शिफ्ट हो रहा है। और ITCZ के अराउंड बताओ यार कि दोनों हेमिस्फेयर से हवाएं आती हैं, तो नीचे से आ रही है वो साउथ वेस्ट मानसून बन रही है, ऐसा तो है नहीं यार ऊपर से नहीं आने वाली, आ सकती है ना। ये वही हवाएं हैं जो ऊपर से आने वाली है, लेकिन इसके केस में क्या कर रही हैं? ये ना मॉइस्चर गैदर करके आ रही है, बस मॉइस्चर गैदर करके आ रही है, चलती हमेशा है, ठीक है, लेकिन इसके केस में मॉइस्चर गैदर करके आ रही है, वो बरसात कर रही है। ट्रेड विंड्स मैम ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं ट्रेड विंड्स। हाँ, आपकी बात सही है कि ट्रेड विंड्स करने वाली हैं, लेकिन आप देखो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे वो विंड्स यहाँ पे पानी लेके यहाँ पे पहुंच रही है, और अभी तो मानसून यहाँ पे ही आया हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर तक तो नहीं आया हुआ। तो अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना चलता रहता है इनके केस में। ये हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि यार अब यहाँ से बिल्कुल एब्सेंट हो चुकी थी, वो हम समझने के लिए कर देते हैं कि यहाँ पे अगर लेट्स से ITCZ आ चुका है, ये मानसून को ड्राइव करने वाला है वो, लेकिन अपने आप में मेटेरोलॉजी में चीज़ें अलग अलग चलती हैं जी। ठीक है, कभी कभार होता है कि आप देखोगे जो आपकी यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम चल रही है, वो पूरी तरह से ऊपर शिफ्ट नहीं होती, कभी कभार उसकी कुछ रेमिनेंट्स यहाँ पे रह जाते हैं, बट बहुत चीज़ें कम्प्लेक्स है, अपने को नहीं जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो चलती रहती है। ठीक है, अब एक, हाँ जी, ऑल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया टू एन एक्सटेंट कह सकते हो, टू एन एक्सटेंट। गैंगेटिक प्लेन्स में भी बरसात करवा देती है, बरसात वहां तक होती है। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है, कभी कभार आ जाती है, फुल ईयर नहीं चलेगी। हाँ, हमेशा नहीं चलने वाली। ठीक है, जैसे अब चल रही है, जरूरी नहीं है कि इस टाइम चलना था इसको, नॉर्मली नहीं चलती इस टाइम, लेकिन इस बार चल रही है। ठीक है जी, आपका क्या डाउट है? द CO2 रिलीज कुड बी यूज्ड फॉर कोरल बिल्डिंग, इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी। CO2 से आप लाइमस्टोन बना सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। हाँ जी, चलें आगे, डन। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नोटिफाइड हिसार घाट ग्रासलैंड एज कंजर्वेशन रिजर्व।
10-12 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, 10-12 को 10-12 मिनट में कवर कर लेते। कर्नाटका की सरकार ने एसआर घाट ग्रासलैंड को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। कभी वर्ड सुना है कंजर्वेशन रिजर्व? किस रिस्पेक्ट में सुना था? ऐसा तो जरूर, अच्छा बिल्कुल सही बात है भाई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का, अब उसको अमेंड कर दिया। उसने यहां पे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया। पैन। इसी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की जाती हैं, नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं, कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं एंड टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं। तो 5 चीजें होगी भाई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये 5 चीजें डिक्लेयर की जाती हैं टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी उसमें मौजूद है। ठीक है जी। और इन्हीं में से जब हम इस पे चर्चा करते हैं आज कंजर्वेशन रिजर्व की, पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए, क्या कंजर्वेशन रिजर्व को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों? दोनों कर सकती है। तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात करें, वो भी दोनों डिक्लेयर कर सकती हैं, नेशनल पार्क भी दोनों कर सकती है, लेकिन टाइगर रिजर्व सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। टाइगर रिजर्व सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक। और एज पर एक्ट, अगर एक्ट पढ़ोगे तो कम्युनिटी रिजर्व भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर पाती है, लेकिन 2022-23 में यूपीएससी ने सवाल दे दिया अपनी स्टेटमेंट में ही कि कम्युनिटी रिजर्व इज डिक्लेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो मैं क्या समझूं, एक्ट के तहत जाओगे, एक्ट की लैंग्वेज के तहत जाओगे तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी कम्युनिटी रिजर्व को। दो चीजें, एज पर द एक्ट जो टाइगर रिजर्व है और कम्युनिटी रिजर्व है, दोनों और दोनों को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करने वाली। इसके अलावा जो बाकी चीजें बनती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व, इनको यूनियन भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। सही है जी। तो थोड़ा सा ना इसके बारे में जानने से पहले इसको जान लेते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के केस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया एक बार, वो चाहे सेंटर ने किया चाहे यूनियन ने किया, अब वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम होने वाली है, बिल्कुल ना के बराबर होने वाली। चाहे सर नेशनल पार्क की बात करें चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, बस इतना याद रखना, नेशनल पार्क के केस में ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत ही हो सकती है, और जो थोड़ी बहुत ही होगी भी वो किसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकती? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही यहां पे डिटरमाइन करेगा कि किस बंदे को यहां पे एंट्री है या नहीं है, क्या यहां पे एक्टिविटीज परमिटेड है या नहीं है। सब चीजें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डिटरमाइन करने वाला है, नेशनल पार्क के केस में भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में भी। जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला एरिया आ जाता है। यहां पे आपको एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं चाहिए, वहां पे एक्सटेंसिव एफर्ट्स नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल भी आपने ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होने देनी। आप थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला जोन सोचो यार, कुछ ऐसा जोन सोचो कि मान लो यार ये नेशनल पार्क है, इसके अराउंड का एरिया आ गया ये वाला, इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। आइडिया क्या है कि ह्यूमन प्रेशर डायरेक्टली यहां ना पड़ जाए, एक बफर बना दो। अगर रोड बन रही है तो यहां तक बने, वो यहां तक ना बन जाए। अगर यहां तक रोड बन गई तो क्योंकि बच्चों को पता लग गया कि पेपर तो सितंबर अक्टूबर में है, तो वो यहां पे पार्टी करने पहुंच जाएंगे, दिक्कत वाली बात है।
वो पार्टी करने सिर्फ यहां तक ही आए। ह्यूमन प्रेशर को कम करना है, एक ट्रांजिशन जोन बनाना है। क्लियर है जी? कंजर्वेशन रिजर्व। और इसके केस में इसको मैनेज करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, CRMC, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। और ये एड एंड एडवाइस करती है किसको? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में कोई कमेटी नहीं है ऐसी। उसमें जंगल का राजा कौन है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। यहां पे राजा जी को सुननी पड़ती है, थोड़ी सी लोगों की सुननी पड़ती है। तो इसके मेंबर्स कुछ एनजीओ के ग्रुप्स होंगे, या एनजीओ से मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं, सिविल सोसाइटी से आ सकते हैं, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत से हैं उनके मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन प्रेशर को रेगुलेट करना है, बिल्कुल जीरो नहीं करना यार। इनकी भी कुछ लेजिटिमेट नीड्स हो सकती हैं, उसको पूरा करना है आप। तो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वो वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं लेने वाला, लेकिन बिना इनकी सलाह के नहीं लेने वाला। क्लियर है जी? डन। अगला पार्ट, कम्युनिटी रिजर्व। अब ये मेरी प्राइवेट लैंड पे मैं डिक्लेयर करवा सकता हूं। जैसे गांव की शामलाट होती है, वो गांव की जमीन है, कम्युनिटी लैंड है। वहां पे गांव वाले इकट्ठा होकर बोलें कि यार हमने ना इस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी नायाब स्पीशीज है जिसको कंजर्वेशन की जरूरत है। हम वॉलंटरीली कर रहे हैं, और ये जमीन हमारी ही रहने वाली है, सरकार की नहीं होने वाली। कंजर्वेशन रिजर्व के केस में जमीन सरकार की, नेशनल पार्क के केस में जमीन सरकार की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में जमीन सरकार की, टाइगर रिजर्व के केस में जमीन सरकार की, कम्युनिटी रिजर्व के केस में इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी की ही जमीन रहने वाली। और कम्युनिटी रिजर्व को भी मैनेज करने के लिए एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी होती है। कम्युनिटी लैंड्स को मैनेज करने के लिए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, और इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कोई रोल नहीं। जब जमीन ही नहीं है आपकी तो रोल भी क्यों होगा भाई? हमने डिसाइड किया, हम करेंगे जो करना है। क्लियर है जी? डन। उसके बाद टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और रेकमेंड कौन करेगा स्टेट को कि भाई टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करो? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। और NTCA किस एक्ट के तहत बनाई गई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 2006 में अमेंडमेंट की थी इसकी, और NTCA बनाया गया। सही बात है जी? सही बात है। अब चाहे हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, चाहे नेशनल पार्क की, चाहे टाइगर रिजर्व की, किसी की भी बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसको कौन हेड करता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नाम नहीं लेना, ठीक है? दोस्त नहीं है तुम्हारे वो। और NTCA को कौन हेड करता है? नहीं, एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट मिनिस्टर। सर बायोस्फीयर रिजर्व इसके तहत नहीं डिक्लेयर किए जाते। बायोस्फीयर रिजर्व तो एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। उसका जो कोर रीजन होने वाला है वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होने वाला है। उसके अराउंड बफर बनेगा, ट्रांजिशन बनेगा, वो तो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है सर। वो प्रोग्राम है हमारा। किसी एक्ट के तहत कहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं लिखा हुआ। एक्ट में सिर्फ ये चीजें लिखी हैं 5 जो मैंने आपको कराई हैं। जी सर। नेशनल पार्क में ज्यादा सर। देखिए, जब हम बात करते हैं, पहले बात समझो कि जो लेट्स से बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, उसका जो कोर है वो या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है। कोर मतलब बीच वाला रीजन। साफ कर दूं इसको? वैसे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है।
नहीं, सबके केस में नेशनल पार्क के केस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में, उसके टाइगर रिजर्व के केस में। कंजर्वेशन रिजर्व के केस में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ, और कम्युनिटी के केस में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो फंडा है, अगेन ह्यूमन प्रेशर को लिमिट करना है। सबसे पहले कोर एरिया बनने वाला है, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन। जो कोर एरिया होगा ना, वो या तो पक्का कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाली है, या फिर नेशनल पार्क होने वाला है। इसके बाद वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा रेगुलेट करने वाले हैं। हो सकता है इसमें कहीं पे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दें बीच में, कर सकते हैं सर, लेकिन परमिशन चाहिए होगी उसके लिए। रेगुलेटेड वे में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। कोई भी आप ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वहां पे नहीं करोगे जिसके केस में यहाँ पे कोर पे कोई ना कोई प्रेशर पड़ जाए, कोर पे नुकसान पड़ जाए। तो एक्टिविटीज रेगुलेटेड होंगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा अगर आप बोलोगे कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किसके केस में ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के केस में। आप ये क्वेश्चन पूछो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में प्रोटेक्शन ज्यादा है या नेशनल पार्क के केस में ज्यादा है। नेशनल पार्क। क्लियर है जी? ठीक जी। उसके केस में देखना पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका है वो डिक्लेयर करेगा, उसको कॉम्पिटेंट कर देंगे डिक्लेयर वो। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पे हिसार घाट की बात करते हैं। एक लेक भी है इसी नाम से, हिसार घाट लेक के नाम से, कर्नाटका में हिसार घाट लेक। हिसार घाट लेक, कर्नाटका। हिसार घाट लेक कर्नाटका। और इसको फीड कौन करती है? रिवर अर्कावती। नाम सुना है इसका? किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। वेरी गुड, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी। अब हमने जितने इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर ली है, अब इसके नोट्स कैसे बनने चाहिए ये भी मेरी जिम्मेवारी है बताना। ठीक, देखो पहला टॉपिक क्या गया आज का? क्लाइमेट चेंज और मरीन इकोसिस्टम। अब ऐसा नहीं है मरीन इकोसिस्टम पे दोबारा हम क्लास नहीं लेंगे, कभी उस पर दोबारा पॉइंट नहीं आएगा। ये मेजरली जो था ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है जी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी सब हेडिंग बनने वाली है, उनको भी टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे। तो आप इसको लूज A4 शीट पे बनाना है, और घर जाके या लूज A4 शीट ऐसे ही रख लेना, लेकिन मेक श्योर एक इंडेक्स बना के रखो आप, कि आज आपने एक फाइल ली, लूज A4 शीट वहां पे लगा दी, और उससे पहले आपने एक इंडेक्स लगा दिया कि यार मैंने इस पेज पे ना क्लाइमेट चेंज और उसका मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है उसको कवर किया हुआ है। तो जब आज से 10 दिन बाद दोबारा उठाएंगे तो आपको वो इंडेक्स बता देगा कि यार यहाँ पे कुछ ऐड करना है आपने, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हो, वो इजी हो जाएगा। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, सेकंड टॉपिक क्या गया था? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के केस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट सिक्योर। सही बात है। अब जो इसकी हेडिंग बननी चाहिए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंस में कोड कर सकते हो, लेकिन सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। और भी बहुत सारे होने वाले, हो सकता है कोई अफ्रीका ने इनिशिएटिव ले लिया हो, या यूरोपियन यूनियन ने कोई लॉ बना दिया, वो सारे पार्ट इसके अंडर बनने वाले हैं। अलग से हेडिंग आपके फाइल में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसको भी यार कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लिंक करना तो कर लेना इंडिया में, वो कंसेप्चुअल पार्ट है। फोर्थ पॉइंट, कंजर्वेशन रिजर्व वाला। अब यहां पे नेशनल लॉस एंड पॉलिसीज टू एड्रेस इश्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।
इसके बाद गवर्नमेंट की और इनिशिएटिव भी आ सकती है, उसको भी लिखते जाएंगे वहां पे। तो इवेंचुअली जब ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, तब आपने आराम से शांति से बैठना है, अपने पेजेस को उठाना है, और जहां जहां पे आपके क्लासरूम नोट्स हैं वहां वहां पे उनको ऐड करना शुरू करना है। अगर नहीं करोगे, सच बता रहा हूं यहाँ पे वेरी अनअपोलोजेटिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहां बैठ के समझ आ गया, अच्छी बात है, आ गया, नोट्स बना लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं बनाओगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। 80% काम आपका हो चुका है, 20% के चक्कर में खराब मत करो अपना फ्यूचर। क्लियर? मेरा आज तक नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं बनाए अपने पे। तो आप लोग मत करना है गलती, ठीक? चलो, India becomes the first country in the world to develop genome edited rice varieties. स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले, क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है कि नहीं बना विद रिस्पेक्ट टू जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज, जीई एडिटिंग। यहां पे दो जो टाइप्स की बात कर रहे हैं जीनोम एडिटिंग के, आराम से डिस्कस कर लेंगे। है क्या? फैक्चुअली देख लो, एक है DRR, DRR, DRR धान 100 वैरायटी, और इसको कमला भी बोलते हैं, कमला वैरायटी। कमला वैरायटी। दूसरी है पुसा की, पुसा DST राइस 1 वैरायटी, पुसा DST राइस 1 वैरायटी। धान सर, धान, DRR ब्रैकेट में कमला, धान 100, ये नाम है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा हिट होने वाला है कि क्या इंडिया ने जीनोम एडिटिंग को यूज करके राइस की वैरायटी बनाई है, और क्या इंडिया पहला कंट्री बन रहा है वर्ल्ड में? बिल्कुल बन रहा है, और इसीलिए ये न्यूज सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा है सर पूसा DST राइस 1। आई डू दैट इन द बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, आई डू दैट। हाँ जी, सेकंड वाला बैन कितने हो गया? अरे बनाया है, अभी तो अप्रूवल भी नहीं मिला, कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं शुरू हुई, बनाया है अभी, कुछ और है सर। पूसा तो जगह का नाम था। नहीं सर, अरे सुनो दोस्तों, ये अभी कल्टीवेशन के लिए आई नहीं है मार्केट में, ये अभी रिसर्च फेज में हमने बना ली है। अब इसके 6 महीने लगेंगे इसको अप्रूवल लेने में, फिर उसके बाद बनाया जाएगा, ठीक है? तो पंजाब कर सकती है गवर्नमेंट भाई बैन। हाँ तो कोई बात नहीं यार, कहीं पे भी 4 तो मैंने लिखा ही नहीं, एक ही लिखा है और 100 लिखा है, ठीक है जी? याद रखो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो सकता है। क्लियर? अब थोड़ी सी बात करते हैं हम जीनोम एडिटिंग पे। साइंस एंड टेक की क्लास में क्रिस्पर Cas9 कुछ ऐसा कवर किया? चलो ठीक है भाई, सिखा देना फिर मेरे को, ठीक है? चलिए बात करते हैं जीनोम एडिटिंग की। अब आराम से सुनना भाई, गुस्सा नहीं होना। किसी चीज को एडिट कर रहे हैं, किसी चीज को एडिट कर रहे हैं, एडिट किस चीज को कर रहे हैं? जीनोम को, बेसिक सिंपल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। सिंपल, हमारे बॉडी में DNA है, बिल्कुल है जी। उस DNA को पता है
अब हर एक का यूनिक डीएनए है, ये मान के चलो, ठीक है। मेरी आइज का कलर अलग है, मेरे फेशियल हेयर का कलर अलग है, मेरी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग है। तो सब पार्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है? हमारा जेनेटिक मेकअप या फिर डीएनए। इस केस में मान लो हम जैसे खाना खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को किस अमाउंट में लग रहा है, किसको हम बोलते हैं किसी किसी केस के, किसी किसी बच्चे के केस में कि यार इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, जितना मर्जी खिला दो इसको, ये फिर भी पतले का पतला रहता है। वो स... आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला, आपको अपने केस में बोल लेता हूं मैं, ठीक है, अपने केस में बोल लेता हूँ, ठीक है। हर चीज अपने ऊपर नहीं लेनी होती बेटा, ठीक है। मैं खुद को बोल लेता हूँ, मेरे को जितना मर्जी खिला दो। वो होता है ना, वो डायलॉग आता था कि वो खूंखार जानवर, उसको जितना मर्जी खिला दो भूखा रहता है। तो मेरा भी वही सिस्टम है, लेकिन बॉडी से नहीं लगता आपको। अब ये इन्फॉर्मेशन ना जीएनए, मेरे डीएनए में स्टोर्ड है, किसी और के बॉडी को अलग टाइप से बिहेव करने वाला है। तो ये सारी बातें डीएनए का पार्ट बनती हैं, जेनेटिक मेकअप का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये मेरे पास एक पेज है, इसको अगर मैंने कट करना है तो व्हाट आई रिक्वायर इज सीजर। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं एडिट कर सकता हूं, इसको कट करके यहां पे ब्लैक कलर का पेज लगा सकता हूं, एडिटिंग हो गई। तो ऐसी ही एडिटिंग हम अब जीन्स के केस में भी करना शुरू कर दी है। तो इसीलिए केस बन जाता है जीनोम एडिटिंग का या जेनेटिक एडिटिंग का। क्लियर है जी? जो कि यहां पे की गई है। कौन सी दो वैरायटीज थी? DRR, बिल्कुल सही बात है, पहली आ गई कमला वाली, राइट, कमला सही है। सेकंड पूसा, DST 1, यही है। एग्जिस्टिंग कोई राइस की वैरायटीज थी, जैसे हमारा डीएनए है वैसे ही राइस के प्लांट का भी डीएनए है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइस उगाए जाते हैं, तो हर किसी का डीएनए अलग होने वाला है। उनके केस में कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन की गई है, जिसकी वजह से देखने को मिला कि कमला के केस में जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो 20 दिन पहले आ जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे 90 दिन के आसपास का पीरियड बनता है, इसके केस में कम कर दिया जाएगा। तो अपने आप वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो ग्रेन स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, और ग्रेन के केस में जो उसका वेट है वो भी बढ़ जाएगा। आपने कैसे अचीव किया? कुछ जीन्स को एडिट करके। सिंपल फंडा यार, मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मैंने अपना डीएनए एनालाइज करवाना शुरू किया, और साइंटिस्ट ने बोला कि यार खा पी तो तुम बहुत लेते हो, बॉर्नविटा भी तुमने बहुत पिया बचपन में, हाइट नहीं बढ़ी, उसका कारण ना तुम्हारे जेनेटिक मेकअप में है, एक पर्टिकुलर जीन है जो तुम्हारी हाइट को नहीं बढ़ने दे रहा। तो एक काम करते हैं, रिस्क है, उस जीन को चेंज कर देते हैं, उस जीन को चेंज कर देते हैं उस इंसान के जीन के साथ जिसकी हाइट ठीक ठाक बढ़ती है, नॉर्मल चलती है। तो अब आपने जीन्स को एडिट कर दिया, तोड़ दिया, किसी और चीज के साथ रिप्लेस कर दिया। तो सेम यहां पे देखा गया, जो इसकी एग्जिस्टिंग वैरायटी थी उसमें देखा गया यार ये ठीक ठाक ग्रो भी कर रही है, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं ग्रो कर रही, और ये टाइम पीरियड भी ज्यादा ले रही है। फिर एनालाइज किया गया इसके केस में ना ये वाला जीन खराब कर रहा है काम, एक काम करो इसको निकाल देते, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते। मॉडिफाई किया तो जो रिजल्ट आया कमला। अब इसका ग्रेन साइज भी बड़ा है, ग्रेन लोड भी बड़ा है इसके केस में, और अर्ली राइपनिंग के केस के लिए भी तैयार बन गई, ड्रॉट टॉलरेंट भी है ये। इसकी बात करें, इसके केस में भी जो क्रॉप बनने वाली है वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम की बनने वाली है, और ये हायर सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेती है, हायर सैलिनिटी को भी। क्लियर है जी? अब ये अचीव कैसे किया हमने? ये अचीव किया हमने बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नॉन एज क्रिस्पर Cas9। दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया क्रिस्पर Cas9। है क्या है अपने आप में? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग टूल। बैक्टीरिया पे रिसर्च की जा रही थी,
तो उनके केस में देखा गया कि जब उनको पहले किसी वायरस के साथ इन्फेक्ट किया गया था तो उन्होंने ना अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक जेनेटिक मेमोरी बना ली। अब हुआ क्या, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया वायरस के साथ। हमारे केस में भी वायरस होते हैं, राइट, और फिर हमारे केस में वायरल इन्फेक्शन कर देते हैं। तो वैसे ही वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरिया के केस में भी कर देते थे। तो बैक्टीरिया बेचारा बीमार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म ने क्या किया, जो उस वायरस की इंफॉर्मेशन थी स्टोर करके रख ली कि बेटा इस बार तो तू कूट के चला गया, मेरे को अगली बार आना। यही करते हैं, सही बात है, पंजाब हारा पहले, तो इस बार हमने बोल दिया कि अब आना, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया ने क्या किया, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रख ली कि अगली बार अगर ये सेम वायरस मेरे को अटैक करेगा तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है, अब नहीं इन्फेक्ट कर पाएगा मेरे को। और यही प्रिंसिपल यूज करते हैं हम वैक्सीन के केस में। पोलियो की जो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, वो पोलियो का वायरस ही दिया जाता है, लेकिन बड़े कम स्केल पे दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी के केस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन बन जाए। कल को अगर पोलियो का वायरस इन्फेक्ट करता है हमें, तो वी नो कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारी बॉडी टैकल कर सकती है। क्लियर है जी। तो ये क्रिस्पर वाला जो पार्ट था, ये उस बैक्टीरिया से आया, उस बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म से आया। सबसे पहले वहां एनालाइज किया गया, फिर देखा गया यार इसके तो बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, फिर इसको हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। और जो Cas9 है, ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करती है। इस पेज को काटना है तो आई नीड अ सीजर। अगर मैंने कहीं जाके जेनेटिक लेवल पे किसी डीएनए को चेंज करना है, जीन्स को चेंज करना है, कट करना है, तो आई नीड अ मॉलिक्यूलर सीजर। वो क्या है, Cas9। और ये प्रोटीन है, ऐसे कोई सीजर नहीं चलने वाली, बस एक एनालॉजी के तौर पे याद देखो कि कहां पे कट लगाना है, कैसे चेंज करना है, Cas9 डिसाइड करने वाला है। क्लियर है जी। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी एज जीन एडिटिंग टूल डन, और इसको यूज किया गया टू अचीव आवर टारगेट रिलेटेड टू दोस टू राइस वैरायटीज। अब इसके साथ साथ एक और बात सीख लो, SDN मतलब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। SDN साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 वर्सेस साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 3, एंड सो ऑन एंड सो फॉर चलते रहते हैं। ये पार्ट एंड प्रोसेस अपनी जीन एडिटिंग के साथ ही लिंक्ड है। SDN1 के केस में क्या हुआ कि आपने जेनेटिक कट तो लगा दिया हुआ, अब जैसे हमारे केस में कोई वुंड लग जाता है अपने आप हील होता है, वो बिल्कुल है, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। तो वैसे ही जब डीएनए में कट लगा दोगे तो अपने आप वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे आप वहां पे। SDN1 अपने आप रिपेयर हो रहा है, कुछ आप अपने आप से नहीं कर रहे, आर्टिफिशियली कुछ नहीं कर रहे। फिर SDN2, इसके केस में आप एक टेम्पलेट दे रहे हो उसको कि यार तूने ना ऐसे रिपेयर होना है। थिंक अबाउट दिस कि किसी की भी इंसान की हड्डी टूट गई, अब अपने आप में जुड़ सकती है यार वो, लेकिन आपने क्या किया, हल्की सी सपोर्ट दे दी उसको, पट्टी बांध दी कि यार इस डायरेक्शन में जुड़े। तो वैसे ही आप यहाँ पे जीन्स के साथ कर रहे हो, डीएनए के साथ कर रहे हो, कट लगा दिया पहले टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। अब बोला कि यार ये ना थोड़ा सा अब अलग तरीके से पेयर होना शुरू हो गया, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2, थर्ड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 3। अब इसमें आप फॉरेन कोई एंटीजन यूज कर रहे हो, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, उसके डीएनए को लेके आ रहे हो यहां पे। SDN, इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने आप नेचुरली रिपेयर हो रहा है, इसमें रिपेयर हो सकता था लेकिन आप उसको बोल रहे थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, फॉरेन सब्सटेंस कुछ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। लेकिन इसके केस में फॉरेन डीएनए यूज होने वाला है SDN3 के केस में। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है साहब, SDN1 एंड SDN2 ये जीन एडिटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के साथ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के साथ
और SDN3 जो आपका वे है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ जुड़ा हुआ है। GMO का नाम सुना है? BT कॉटन, फॉरेन किसी ऑब्जेक्ट को यूज किया था, बैसिलस syringes को, कॉटन के केस में, टू एड्रेस बॉलवॉर्म इशू, पिंक बॉलवॉर्म, देन अमेरिकन बॉलवॉर्म, फॉरेन ऑब्जेक्ट को यूज किया था, तो वो SDN3 का केस बनता है। और इंडिया के केस में रेगुलेटरी जो प्रोसीजर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पे कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के केस में, सिंपल। तो रेगुलेटरी प्रोसीजर भी थोड़ा इजी है, यहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। अब इंडिया के केस में सिर्फ आज के टाइम पे कमर्शियल कल्टीवेशन की बात करो तो सिर्फ BT कॉटन ही यूज की जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, मॉडिफाई नहीं किया गया। तो सबसे सिंपल अगर आपको रेगुलेटरी प्रोसेस के बारे में बात करूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, ये रेगुलेटरी अप्रूवल देती है फॉर एनी यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया। और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आ रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये GMO के केस में अप्लाई हो रही है। कल को आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लेके आनी है, यहां पे इंपोर्ट करवाना है या बनानी है, इसकी परमिशन चाहिए। कॉर्न लेके आना है, इसकी परमिशन चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड के केस में। जब इंजीनियर कर रहे हो, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, तो इसकी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। GMO के केस में यस परमिशन इज रिक्वायर्ड, बट नॉट इन द केस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, यहां नहीं चाहिए परमिशन। और जो अभी दो राइस वेराइटीज की बात की थी वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ही थी। क्लियर है जी? डन। अब आज की कक्षा को हम रोकते हैं यहीं। राइस वैरायटी नहीं सर, GMO कैसे हो सकती है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स थी वो, उसमें सिर्फ उसी के अंदर आपने ऑल्टरिंग की है, फॉरेन ऑब्जेक्ट तो कुछ इंट्रोड्यूस किया ही नहीं आपने। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। जी जी बेसिकली कौन कर रहा है इसकी GMO के लिए, GMC क्रॉप्स के लिए, उसके लिए नॉर्मल आपका रेगुलेटरी प्रोसीजर चलता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा है वो चल रहा है। और इसके केस में थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है, तो इसको जनरली अवॉइड कर देते हैं फिर। आइसर सर परमिशन नहीं देता, वो आइसर परमिशन नहीं देने वाला। ठीक है, वो तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की एक बॉडी बन रही है, परमिशन नहीं देने वाला वो। ठीक। हाँ जी, कोई डाउट हो? डन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सब पूछिए, क्या डाउट है आपके? जी, ये इससे की फॉर्म क्लियर होगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड नोट्स की बात करनी है। ओके जी। अच्छा, अर्कावती रिवर, रिवर अर्कावती। रिवर अर्कावती, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? कावेरी की। और क्या डाउट्स हैं?
यूजर दे आप हो अभी, आपका डाउट था एक। ऑलराइट, चलो। वैरायटीज केड़ी केड़ी हैं जी? दो वैरायटीज हैं। एक वैरायटी पहले कमला जिहदा नाम रखा सीगा, ते दूसरा है पूसा की वैरायटी है। ठीक है, पूसा की डीएसटी राइस वन वैरायटी। पूसा डीएसटी राइस वन वैरायटी, और पहली है डी डबल आर धान 100, और उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कमला। और यहाँ पे बात करें लेक्चर नोट्स की, कि जो हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसको आपने अभी के लिए लूज शीट्स पे कवर करना है, एंड मेक श्योर कि आप उनको स्टोर करके रख रहे हो। धीरे 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 वो कैटलॉग बनना शुरू हो जाएगा, और फिर आप उसको टॉपिक के अराउंड या टॉपिक के हिसाब से अरेंज करना शुरू करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके सब थीम्स बनने वाले हैं फिर, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस पे, मरीन इकोसिस्टम जो आपने कवर किया आज। अब कल को लेते कोई रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज के साथ और वो ह्यूमन हेल्थ पे बात कर रही है, उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लेट से बात करते हैं कंट्री की इकोनॉमी पे या उसकी फूड सिक्योरिटी पे, उस पर कोई रिपोर्ट आई है या उस पर कोई रिसर्च हुई है, उसके रिलेटेड कोई डेटा आया, हम उसको कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने आप पे बहुत वाइड टॉपिक बनने वाला है, और इसको आपने सब थीम वाइज अरेंज करना है। तो आज की जो सब थीम थी हमारी, टॉपिक था क्लाइमेट चेंज, सब थीम थी मरीन इकोसिस्टम। अब हो सकता है मरीन इकोसिस्टम की सब थीम 4 दिन बाद दोबारा रिपीट हो जाए, कोई नई बात हमें सीखने को मिल जाए, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास एक फाइल है, उसमें आपने लूज शीट्स अरेंज कर रखी हैं, एंड इट हैज अ गुड इंडेक्स। इंडेक्स में आपने लिखा हुआ कि क्लाइमेट चेंज के साथ पहले मैंने मरीन इकोसिस्टम की बात की है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई पेज वहां पे इंट्रोड्यूस करके कुछ करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। एंड फाइनली जब आपके फाइनल नोट्स बनेंगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनने वाले हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वैसे ही इसको तैयार करने वाले हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं जी।